थी उत्तराखंड क्रांति दल में, पहले उत्तराखंड के लिए होती थी, अब खुद उत्तराखंड क्रांति दल के लिए क्रांति हो रही है। को विश्लेषण करेंगे आगे जाके तो उसमें गलत तो महसूस होता ही है कभी कभी। लेकिन आपके दिवाकर भट्ट जी तो भाजपा के साथ रहे। हाँ, वो भी एक हादसा था। तो आपने भी देखा कि एक गठबंधन चल रहा है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया नाम से एक नया संगठन बनाया गया है। क्या उसके लिए आपको न्योता दिया गया था या आपसे किसी ने, कांग्रेसी ने बात की आपसे कि आप भी हमारे साथ आइए इसमें जाइए, या फिर एनडीए की तरफ से कोई न्योता आपको आया हो? हमें एनडीए की ओर से कोई नेता नहीं है और उस नेता को हम मानते भी नहीं है। आए उत्तराखंड में, उनमें से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो काशी सिंह एरी को पसंद हो? अच्छा चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, एनडी तिवारी या फिर भगत सिंह कोश्यारी। उनको जनता क्या पसंद करेगी? जो जनता की भावना से नहीं बल्कि हाईकमांड की भावना से काम करेगा। आज के शख्सियत के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी, जो कि यूकेडी उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे उनके जीवन पर और यूकेडी का किस तरह से रोल रहा पूरे उत्तराखंड को लेकर के उसको। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, उत्तराखंड को बनाने में यूकेडी ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया, जनता ने भी आपको प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे यूकेडी का अस्तित्व समिटता गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उत्तराखंड राज्य की मांग आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। जब राज्य पुनर्गठन आयोग एक बना था तो उसी वक्त हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने दावा किया था कि हमको उत्तर प्रदेश से अलग किया जाए। तो तब से डिमांड चली आ रही थी, लेकिन वो कभी अलग अलग संगठन बनते थे, कभी कुछ बनते थे, तो वो परवान नहीं चढ़ी। तो अल्टीमेटली 1979 में मसूरी में एक अधिवेशन हुआ जिसमें ये तय हुआ कि केवल एक संगठन बनाया जाए जो लगातार उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष करे। तो उत्तराखंड क्रांति दल बना और उत्तराखंड क्रांति दल जब बना 1979 में, तो उसके बाद लगातार हमारा एक सूत्री कार्यक्रम था कि उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया जाए और अपने संघर्ष शुरू किया। और लगातार संघर्ष करने के बाद 1979 से लेते 1994 में पीक में आया वो। उसमें आरक्षण का एक मुद्दा भी था, ओबीसी को आरक्षण को लेके। तो सारा जनमानस इसके लिए तैयार हो गया कि उत्तराखंड राज्य बने बिना हमारा विकास, हमको हक मिलना मुश्किल है। तो बहुत पूरी एक जनक्रांति हुई जिसमें आप देखेंगे कि 42 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और कोई हिंसा आंदोलनकारी की ओर से नहीं हुई। जो हिंसा हुई तो प्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा की गई और उसी से लोगों की शहादत हुई। और लेकिन इससे जो है भारत सरकार में दबाव बना, नेशनली और इंटरनेशनली भी इस बात पर काफ़ी जोर पड़ा कि इन लोगों की मांग जो राज्य की है वो जायज़ है, इनको दिया जाना चाहिए। और फिर 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल ने उस चुनाव का बहिष्कार किया। राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से सक्सेस होना तो संभव नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक वो सक्सेस रहा। बहुत सारे वोट खाली गए, यहाँ से लोगों ने वोट नहीं दिया, और उसका जो नेशनल इम्पैक्ट था वो बहुत बना। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 1996 में एक कोalition गवर्नमेंट बनी। उसमें देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके सामने ये बात आई कि उत्तराखंड राज्य दिए बिना वहाँ की जनता मानने वाली नहीं है।
इसलिए 1996 में लाल किले की प्राचीर से देवी गौड़ा जी ने पहली बार ये घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाएगा, और उसके बाद प्रोसेस शुरू हुई और सन 2000 में आप जानते हैं कि राज्य बन गया। अच्छा, ये जो क्रांति थी उत्तराखंड क्रांति दल में, पहले उत्तराखंड के लिए होती थी, अब खुद उत्तराखंड क्रांति दल के लिए क्रांति हो रही है, आज भी कुछ देखने को मिला, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये देखिए, ये अब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी ये सब होता है, लेकिन वो ढका छिपा रहता है। अब चूंकि हम लोकल पार्टी हैं, एक के हैं, हमारा कोई हाईकमांड नहीं है, हाईकमांड हम ही है या हमारी जनता है, तो ये थोड़ा सतह पर आ जाता है। तो ये हुआ है, ये ठीक कर लिया जाएगा और ठीक कर रहे हैं इसको। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के साथ साथ आप सरकार में भी कई बार शामिल रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री अभी तक उत्तराखंड से आकर के गए या जो मौजूदा हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री आपकी नज़र में गुजरा जिसने उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा किया? पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, कई बार नहीं, एक बार हमने भाजपा को समर्थन दिया। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनती, हो सकता दोबारा चुनाव होता। तो उसको हमने काफ़ी विचार विमर्श के बाद अपने 9 सूत्री मांग को लेकर। अच्छा, उस फैसले को आप अपना गलत फैसला मानते हैं या सही फैसला मानते हैं उसको? देखिए, मैं कह रहा हूँ उस वक्त ऐसा लाजमी था, ज़रूरी था, और अगर उसको विश्लेषण करेंगे आगे जाके तो उसमें गलत तो महसूस होता ही है कभी कभी। लेकिन हमने उस वक्त की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति को देखकर ये फैसला लिया था, और उसके बाद हमने 9 सूत्री मांग रखी थी कि हम समर्थन दे रहे हैं तो हमारे ये 9 बिंदु हैं जिन पर सरकार को काम करना है। सरकार ने काम नहीं किया। एक बिंदु जो आंदोलनकारी से संबंधित हल्के फुल्के थे उस पर काम किया। तो अल्टीमेटली हमने फिर विचार किया कि इस सरकार को समर्थन जारी रखना ठीक नहीं है, और हमने बीच में समर्थन वापस ले लिया, हम बाहर आ गए। लेकिन आपके दिवाकर भट्ट जी तो भाजपा के साथ रहे। हाँ, वो भी एक हादसा था वो भी एक हादसा था, और वो भी हमारी एक मजबूरी थी कि हम अपने मंत्री को वापस नहीं ला पाए और वो सरकार में रहे। लेकिन वो कोई बात नहीं, फिर अच्छा, लेकिन वो चुनाव लड़े दोबारा से, फिर हार गए। हाँ, वो भाजपा से चुनाव लड़े और हार गए, और उसके बाद निर्दलीय लड़े। और अब मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक कुछ मजबूरियां होती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वो फेज निकल गया। अच्छा सर, आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव हैं, उसके साथ फिर निकाय चुनाव हैं, फिर पंचायत चुनाव है। उत्तराखंड क्रांति दल इन तीनों चुनावों में क्या करने वाली है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है आप ज़्यादातर समय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पंचायत से लेकर के विधानसभा तक आज की तारीख में कोई भी आपका सदस्य नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो बदलाव आया जनता के बीच, वो भी ऐसी पार्टी के लिए जिसने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ, वो आपका बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, और ये भी एक दल की रणनीति की कमी रही है कि हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय और पंचायती के चुनाव को हम उतना सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते हैं। और अभी हम लोग इस पर बहुत विचार कर रहे हैं, चिंतन बंधन कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं कि स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव में सही ढंग से भागीदारी की जाए ताकि बेस बने, और उसके बेस के आधार पर फिर हम विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में जाएं। उत्तराखंड क्रांति दल लोकसभा चुनाव लड़ेगा? निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और जिस तरह से आपने भी देखा कि एक गठबंधन चल रहा है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया नाम से एक नया संगठन बनाया गया है, क्या उसके लिए आपको न्योता दिया गया था, या आपसे किसी ने, कांग्रेसी ने बात की आपसे कि आप भी हमारे साथ आइए इसमें जाइए, या फिर एनडीए की तरफ से कोई न्योता आपको आया हो? हमें एनडीए की ओर से कोई न्योता नहीं है, और उस न्योते को हम मानते भी नहीं हैं। हमें अभी जो नया अलायंस बना इंडिया नाम से, उसकी ओर से भी फॉर्मली अभी तक कोई नेता नहीं आया, लेकिन इनफॉर्मली उनके नेताओं ने हमसे संपर्क किया है, और हमने कहा है, बिल्कुल ऐलानिया कहा है कि हम भाजपा के खिलाफ, अगर ये अलायंस
हमको सम्मिलित करना चाहता है तो हम बखूबी खुशी से उसमें सम्मिलित होंगे और चाहेंगे कि उस अलायंस का हिस्सा बने। मतलब ये अभी तक की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर जो अलायंस बना है इंडिया, अगर वो हमें अप्रोच करता है, हमसे बात करता है, तो एनडीए के खिलाफ हम उनका समर्थन करेंगे अगर इनको कोई हिस्सेदारी दी जाती है तो ये हिस्सेदारी किस प्रकार रहेगी? लोकसभा में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, या फिर निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में रहेगी? देखिए, इस हिस्सेदारी का ज़्यादा मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में है, उसमें ही है, क्योंकि नीचे पंचायत और निकाय चुनाव में तो उसका ज़्यादा वो नहीं है। अगर वहाँ भी अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट बनता है कि उत्तराखंड कांदल और वहाँ के अलायंस के लोग उसमें सम्मिलित होकर संयुक्त रूप से लड़ना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यतया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका महत्व है और उसको हम चाहेंगे कि हम अपनी हिस्सेदारी उसमें निभाएं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज आ रहे हैं, जो मुस्लिमों की आबादी है वो धीरे धीरे उत्तराखंड में बढ़ रही है, इसको आप कैसे मानते हैं? हम इसको इस तरह से लेते हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये मैं नहीं मानता हूँ। केवल मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उत्तराखंड में बाहर के लोग, उत्तराखंड से बाहर के लोगों की आबादी बढ़ रही है निश्चित तौर पर। उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं, उसको लेके हमारा आपत्ति है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में ये डेमोग्राफिक चेंज ना आए। यहाँ के मूल निवासी जो हैं उनकी सांस्कृतिक और जो सामाजिक पहचान है उसको बचाए रखा जाए। अभी आप देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ है, एक छोटी सी बात पे पूरा मणिपुर जल गया है। तो कल ऐसी कोई नौबत ना आए कि यहाँ की डेमोग्राफिक उसमें आप चेंज करके और यहाँ के मूल निवासियों के हकों के साथ कोई कटौती करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को भी निश्चित तौर पर उसका अच्छा नहीं लगेगा और उसका रिपरकशन ये हो सकता है, उसका नतीजा ये हो सकता है कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अच्छा, उत्तराखंड के नौजवानों की लड़ाई ना तो यूकेडी लड़ पा रही है ठीक से, ना कांग्रेस लड़ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना करके ये पेश किया कि जनता जो है उनके पक्ष में, और सीधी सी बात है उनको दोनों बार फुल बहुमत मिला है, तो जाहिर सी बात है जनता उनको चाहती है। और उत्तराखंड के नौजवान जिस तरह से बेरोजगार हैं या फिर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इन छोटे छोटे मुद्दों को आप जो है ठीक से विपक्ष के रूप में रख नहीं पाते हैं। तो क्या जो कमजोरी है संगठन की ये उसका कारण है या फिर कुछ और है? आपने सही सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं आपने कोई लड़ाई नहीं, हम लड़ रहे हैं, सही ढंग से नहीं लड़ा आपने कहा। और निश्चित तौर पर वो उस ताकत से हम नहीं लड़ पा रहे हैं जिस ताकत से इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। जिस ताकत से उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, वही ताकत चाहिए अब इस बेरोजगारी और इस तमाम सारी अव्यवस्था को दूर करने के लिए। और उसमें कांग्रेस तो एक रस्म अदायगी करती है बेचारी, उनका तो कांग्रेस और भाजपा का तो आप जानते हैं मौसेरे भाई हैं, तो दोनों प्रदेश को लूटने में लगे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल एक पहरेदार हो सकता था, है वो, लेकिन एक सशक्त पहरेदार बनने की ज़रूरत है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। वो सशक्त पहरेदारी हम लोग नहीं निभा पाए हैं, इस बात का हमको मलाल है और इसी पर हम चिंतन मंथन करके उसको एक सशक्त पहरेदार की भूमिका उत्तराखंड क्रांति दल निभाना चाहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड के लिए जिन नौजवानों ने, जिन माता बहनों ने लड़ाई लड़ी थी, जो उस समय के क्रांतिकारी थे, आज वो एक तरह से हाशिए पे हैं। बहुत कम उनको नौकरियां मिल पाई, पेंशन के सहारे उनको छोड़ दिया गया है। कुछ लोगों को पेंशन मिली, कुछ लोग उसमें अपात्र साबित हुए तो उनको नहीं मिल पाई। तो जो उनका सपना था उत्तराखंड को लेकर के, वो कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। देखिए, जो पेंशन या कोई सुविधा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को दी गई है, ये हमने कभी मांग नहीं की थी। ये सरकार ने आंदोलनकारियों को विभाजित करने की एक षड्यंत्र के तहत ये शुरू किया था। अब होता है जब कुछ लाभ मिलने की स्थिति होती तो सब लोग दौड़ते हैं,
लेकिन हमने आंदोलन थोड़ी किया इसलिए किया था कि हमको ये सुविधाएं मिलेंगी। ये हमारा मकसद ये है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हर एक आदमी को उसका हक मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे गांव का आदमी हो, दूर दराज का आदमी हो और किसी भी तरीके से परेशान हो, तो उसको न्याय मिले, उसको विकास का लाभ मिले और उसको इस विकास का लाभ जिस रूप में भी हो सकता है मिले। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और ये आज की हमारी लड़ाई का एक अहम मुद्दा है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा। और इन सरकारों ने कुछ नहीं किया है, इनके सोच में नहीं, इनके जहन में नहीं है कि इस चीज़ पर कैसे काम करें। ये केवल सरकार बनाने के और शासन करने की बात करते हैं। आपने इसी सवाल में एक बात पूछी थी कि बीजेपी को लगता है कि हम सब कुछ अच्छा किया इसलिए हम जीत रहे हैं। अब वो जीतने के कई फॉर्मूले हैं, कई कारण हैं। आज की राजनीति में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों का चलन हो गया है, वो बहुत आप ये समझिए कि दुखद है और उस चलन में भाजपा नंबर 1 है, कांग्रेस भी उसके मुकाबिल नहीं है। तो वो जो अपना जीत का दावा करते हैं, वो जीत का दावा इसलिए नहीं कर सकते कि जनता उनको चाह रही है। जीत का दावा ये है कि एन प्रकार किसी भी तरीके से किसी भी साधन का उपयोग करके गलत सलत और आप जानते हैं पैसा, शराब, तमाम सारी चीज़ें लेके वो जीतते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जनमानस भी इसको समझने लगा है कि ये हमको इस तरह से खरीद के और हमारी बोली लगा के ये बहुमत पाते हैं और हमारी ही मांगों को अनदेखी करते हैं। ये आ रहा है समझ। काशी सिंह एरी जी, अब कुछ आखिरी सवाल है मेरे एक दो। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अगर चुनाव लड़ने की आपको पेशकश होती है तो? देखिए, वो अभी मैंने ऐसा कोई निश्चित तो नहीं किया, ना पार्टी ने किया है। हमारे 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो 5 सीटों में से कोई भी सीट अगर इस अरेंजमेंट में हमको मिलती है तो उसमें से हम लड़ने का विचार करेंगे। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा भी हो सकता है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है। आपने मेरे एक पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी जितने मुख्यमंत्री आए उत्तराखंड में, उनमें से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो काशी सिंह एरी को पसंद हो? अच्छा, चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, ND तिवारी या फिर भगत सिंह कोश्यारी। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बने यहाँ तब से लेके अभी तक, ये अपने सेंट्रल हाईकमांड के मुंशी हैं। उनकी इच्छा के साथ आप भी जुड़े थे एक बार। वो मैंने कहा कि वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति होती है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि ये अपने मन से न हंस सकते हैं, न रो सकते हैं, न छींक ले सकते हैं। ये तो उनके हाईकमांड के इशारे पर काम करते हैं, तो इसलिए वो उनको क्या पसंद करें, उनको जनता क्या पसंद करेगी, जो जनता की भावना से नहीं बल्कि हाईकमांड की भावना से काम करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल में जो सारे लोग टूट के गए थे, सब एक हो गए हैं? पवार साहब, दिवाकर भट्ट, आप सब एक हो गए? बिल्कुल एक हैं, बाकायदा एक हैं। जल्दी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते दिखाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारे साथ काशी सिंह एरी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल क्रांति के साथ एक बार फिर से जनता के बीच उतरेगा और इंडिया नाम का जो एक नया अलायंस बना है उसके साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है कि इनको भी उसमें हिस्सेदारी दी जाए। देखते रहिए दानिश खान के साथ रामनगर बुलेटिन।